तो पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बेनायन के स्टेबिलिटी के बारे में। अरे बेटा थोड़ा सा चर्चा कार्बेनायन के रिएक्शन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो रिएक्शंस ऑफ कार्बेनायन। जानते हो बेटा, अगर कहीं पर कोई कार्बेनायन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर है और उस लोन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफाइल होगा। लोन पेयर के कारण ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कहीं किसी सेंटर के पास खाली ऑर्बिटल दिखा तो ये न्यूक्लियोफाइल के कारण वहां पर अटैक कर सकता है। और दूसरा चीज, कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो फिर बहुत मजबूत बेस भी हो जाता है। कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो बहुत मजबूत बेस भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो मजबूत बेस के कारण होते हैं और बचे हुए जो रिएक्शन होते हैं वो इसके न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर के कारण होते हैं। हमने जो अभी बोला वो ध्यान दिए थे सभी लोग। ये स्पीसीज जो है वो मजबूत बेस भी है, साथ साथ मजबूत न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो या तो न्यूक्लियोफिलिक वाले होते हैं या तो बेस वाले होते हैं। तो सबसे पहले बेस के कारण जो रिएक्शन होता है वो सुन। बेस का काम क्या है? अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिले तो उसको रिमूव कर देना। जैसे हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछे कि हमने कहीं पर कोई कार्बेनायन ले लिया और इस कार्बेनायन को हमने क्या किया है कि किसी ऐसी चीज से रिएक्शन करवाया है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। जैसे मान लो इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है किसी अल्कोहल के साथ, ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा ये बात समझ रहे हो? यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा बोल? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये छीनकर अपने आप को एल्केन नहीं बना लेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को छीनकर ये अपने आप को क्या चीज में बदल लेगा? CH3 इसको क्या चीज में बदल लेगा? ये एनायन में ये CH3 CH2O- में बदल देगा। वो उसको बदल देगा, उस तरह के एनायन में बदल दिया करेगा। अल्कोहल की जगह आप वाटर ले लो या अमोनिया ले लो, वाटर ले लो या अमोनिया ले लो, हर बार ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये रिएक्शन अगर होगा तो नीचे वाले में क्या रिएक्शन हो जाएगा बता सकते हो? नीचे वाले में क्या रिएक्शन हो जाएगा बोल? ये एक हाइड्रोजन लेकर इसको क्या चीज में बदल देगा? ये इसको बदल देगा क्या चीज में? CH3 ये क्या चीज में बदल जाएगा? OH- में। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो? ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ लगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एसिडिक। इसने कहा कि तुम न कम एसिडिक हो, हम तो बहुत मजबूत बेस है, तो उसका हाइड्रोजन छीनकर और ये खुद से अपने आप को एल्केन में बदल लेगा और इसको बदल देगा क्या चीज में? NH2- में बदल देगा। ये इतना कहानी समझ में आ गया? सुनना, अगर आज के बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए, सब लोग यहीं पर रहना पूरी तरह से, अगर आज के बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए कि हमने CH4Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो टूटकर ये एनायन देने जा रहा है, जो टूटने के बाद ये मिथाइल एनायन देगा, याद है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एनायन देता है। बोले कि इसको वाटर से रिएक्शन करवाए हैं, उधर क्या बनेगा? अरे बेटा उधर क्या बनेगा बता सकते हैं हम लोग? उधर क्या बन जाएगा बता सकते हैं? ये एनायन देगा और एनायन मजबूत बेस, ये मजबूत बेस उसका एक हाइड्रोजन छीनकर उधर क्या चीज में बदल जाएगा? ये इधर CH4 में बदल जाएगा और प्लस जो यहाँ OH- बनेगा वो मैग्नीशियम के बचे हुए वैलेंसी के पास आ जाएगा, जहां से मिथाइल हटा है, तो वो मैग्नीशियम खुद को क्या चीज में बदल लेगा? एक वैलेंसी से OH और दूसरा वैलेंसी से जो चीज था पहले वो का वही रह जाएगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? बेस के तरह का इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? दूसरा हम बोले थे कि ये बिहेव करता है किसके जैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। दूसरा इसका बिहेवियर बोले थे क्या चीज के जैसा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। मिटा ने इसको। अगर कहीं एनायन बन गया हो और उसके साथ रिएक्शन करने वाले स्पीसीज के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो ये एनायन उसका एसिडिक हाइड्रोजन लेकर खुद को बदल लेगा क्या चीज में? एल्केन में बदल लेगा। खुद को बदल लिया करेगा क्या चीज में? एल्केन में। ये कहानी समझ में आ रहा है ना? जैसे एक क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए
एक क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए कि एक जगह हमने फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया है। क्या चीज ले लिया बेटा? फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कहने का मतलब ये Mg और Br, ये Mg Br ले लिया है और बोला कि इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ। उधर क्या बनेगा? उधर क्या बनेगा नहीं बता सकते हो। यहां पर उधर क्या बन जाएगा बता सकते हो? यह टूट कर ये एनायन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटने के बाद क्या देता है? ये एनायन देगा नीचे वाला, और वो नीचे वाला जो एनायन है वो क्या करेगा? इसका हाइड्रोजन छीन लेगा। बात समझ रहे हैं? ये नीचे वाला पार्ट अगर इसका एक हाइड्रोजन ले ले तो उधर जो चीज बनेगा वो कैसा बन जाएगा? उधर जो चीज बना है वो बन जाएगा क्या चीज? ये बेंजीन प्लस मैग्नीशियम के एक वैलेंसी से तो Br ही लगा हुआ और दूसरे वैलेंसी से क्या लगा हुआ रह जाएगा? इसका बचा हुआ एनायन, और बचा हुआ एनायन क्या चीज है? OC2H5 है। बचा हुआ एनायन क्या चीज है? ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया है क्या हो रहा है यहाँ पर कि कार्बन आयन को हम लोग किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दें तो उसका हाइड्रोजन लेकर वो एल्केन में बदल जाया करेगा। ठीक ठाक, आगे बढ़े यहां से। हाँ, तो हम लोग कार्बन आयन के बेस के रूप में दिखाए जाने वाले रिएक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, कार्बन आयन जो होता है वह बेस के साथ साथ एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में उसके रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं वो सुनो। न्यूक्लियोफाइल के रूप में इसके रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो अगर कहीं पर CH3CH2Cl है और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है क्या चीज के साथ? किसी R- वाले के साथ, माने CH3CH2 कार्बन के एनायन के साथ रिएक्शन करवा दिया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या करेगा? ये निगेटिव चार्ज बैक साइड से आकर अटैक करके और इसको यहां से क्या कर देगा? रिप्लेस कर दिया करेगा। न्यूक्लियोफाइल वाला एक्शन, ये बात समझ रहे हो क्या हम बोल रहे हैं? ये एनायन बैक साइड से आएगा, यहाँ अटैक करके इसको क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। अगर ये यहाँ आया बैक साइड से अटैक करके इसको रिप्लेस कर दिया तो बेटा उधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH2 और ये क्या चीज? CH3, और रिप्लेस हुआ वाला आयन कौन सा? Cl- आयन। ये एक ऐसा रिएक्शन कर सकता है। दूसरा रिएक्शन कैसा कर सकता है? दूसरा रिएक्शन जैसे मान लो कहीं पर किसी के पास इस तरह का चीज है जहां पर मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है RMgBr के साथ, माने ऐसे चीज के साथ जो टूटकर R- आयन दे। अरे बेटा, एक बात तुम लोग को बताए हैं, याद है ना? जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी मल्टीपल बॉन्ड से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बंधा रहे तो ये पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही खुलेगा। अरे बेटा, ये अगर उधर की तरफ खुलेगा तो इस सेंटर पर कैसा चार्ज, और इस सेंटर ऊपर में, और ये जब टूटेगा तो R पर कैसा चार्ज आएगा? वो कहां जाकर अटैक करेगा? यहाँ, और ऑक्सीजन के पास कौन जाकर जुड़ जाएगा? तो ये भी यहाँ अगर अटैक करे वो, तो इधर का चीज कैसा बन जाएगा? CH3OMgBr, और यहाँ कौन लगा हुआ? R, और इधर जो भी चीज था वो वैसा का वैसा ही। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अगर नॉर्मल इस तरह का स्पीसीज हो तो सब्स्टिट्यूशन, इस तरह का चीज हो तो इस तरह का एडिशन वो काम किया करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल की तरह इस तरह का बिहेवियर किया करता है। यहां तक ठीक ठाक? तो ये हम लोगों का चर्चा था कार्बन आयन के बारे में। हम लोगों ने कार्बन आयन बनता कैसे है, कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या होता है, और कार्बन आयन मोटे तौर पर कौन कौन सा रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोगों का खत्म हुआ। हम लोग चलते हैं तीसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट पर चर्चा करने के लिए, और जो तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो कौन सा?
कार्बन फ्री रेडिकल। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बीच बीच में ध्यान इधर उधर न जाए ऐसा प्रयास करना। अगर चल भी जाए तो वापस जल्दी आ जाना, है ना। तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में। अरे बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल कहते किसको है? ये होता क्या चीज है? तो जानते हो, अगर कहीं कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर, अगर कहीं कार्बन के पास क्या मौजूद हो? 3 बॉन्ड पेयर हो और एक ऑर्बिटल में इसका अपना, कार्बन का अपना ही इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे स्पीशीज को ही हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। अच्छा, यहां 2 बात। सबसे पहला चीज कि कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो चार्ज वाइज क्या होते हैं? माने ये कार्बन ने न तो किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है न तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल स्पीशीज होता है। पहला चीज ये। और दूसरा बात ये कहना है हमको कि ऑक्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर यहां पर कार्बन के ऑक्टेट को गौर करें, ऑक्टेट पूरा है कार्बन का, 3 बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन और एक वो, कितने हो गए? 7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल लगता है आपको कि अनस्टेबल लगता है, तो क्या बोलोगे? अनस्टेबल स्पीशीज है, रिएक्टिव होगा। और अनस्टेबल क्या चीज के कारण है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण है। ठीक है जी। तो कार्बन फ्री रेडिकल्स भी काफी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कहने का मतलब काफी रिएक्टिव होते हैं। अनस्टेबल बोलो या रिएक्टिव होते हैं। और इनका हमेशा प्रयास होगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लिया जाए? ऑक्टेट पूरा कर लिया जाए। ठीक है। अरे बेटा, अगर हम पूछें कि कार्बन फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, बड़ा मुश्किल सा सिचुएशन नहीं है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 3 बॉन्ड पेयर है, सर उसको काउंट करें कि ना करें, यही ना दुविधा हो जाता है। उसको काउंट किया जाए कि ना किया जाए। सुनो ना बेटा, अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन कभी पूछा जाए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही बोलना। इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या बोलना है? हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही बोलना। ठीक है। सुनो ना क्या कहना हमको, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ट्रायंगुलर प्लेनर और पिरामिडल, ट्रायंगुलर प्लेनर और पिरामिडल में बहुत कम का अंतर है। ये बात हजम हो गया? तुमसे पूछ रहे हैं, हजम हो गया? अरे अभी हाँ कर रहा, अभी ना कर रहा है। हाँ? अच्छा, पार्शियली हाँ ना था इसलिए। तो ऐसे करके ऐसे घुमा देना, एल सिर्फ कर दे, हो गया पार्शियली हाँ ना। हम जो लाइन बोल रहे थे फिर से बोल रहे हैं, आप अपना ओपिनियन रखिए आप। तो हम अभी जो लाइन बोल रहे थे वो लाइन ये था कि एक टेट्राहेड्रल और ट्रायंगुलर प्लेनर में कम अंतर होता है। अरे बेटा, ये लाइन सुनने में लगता है कि अच्छा ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल sp2 sp3, देखो ट्रायंगुलर पिरामिडल और ट्रायंगुलर प्लेनर में कम अंतर होता है, ये ना बोले थे। जैसे देखो ये पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप है, ये तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ है, पिरामिडल शेप हो गया। हम कहते हैं कि इसको बहुत कम एंगल पर ऐसे मोड़े हुए हो, अभी भी ये क्या चीज है? पिरामिडल। और थोड़ा सा इन बॉन्डों को सीधा कर दे, अब क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। तो ट्रायंगुलर प्लेनर और बहुत कम एंगल वाले पिरामिडल में अंतर कम होता है। जानते हो बेटा, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, इनका शेप ऐसा ही होता है। एक्चुअल में होता पिरामिडल है, लेकिन वो एंगल बहुत ही ज्यादा
कम होता है। तो इसको ज्यादा क्लोज sp2 को बोला जाए कि sp3 हैविंग वन लोन पेयर बोला जाए। sp3 हैविंग वन लोन पेयर होता तो ये काफी झुका हुआ होता, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा होता है शेप में। तो इसलिए मजबूरी में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दिया गया है, sp2 बोल दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं तीनों, वो ज्यादा एक्सपेंडेड होते हैं, ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लेकिन एक बात समझना, अगर कहीं पर कोई कार्बन फ्री रेडिकल हो, अगर कहीं पर कोई कार्बन फ्री रेडिकल हो और उस कार्बन फ्री रेडिकल में क्या हो कि तीनों वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। कहने का मतलब ये कार्बन और 3 वैलेंसी से लगा हुआ है फ्लोरीन। मान ले तीनों वैलेंसी से क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन या NO2 जैसा कोई ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अगर तीनों वैलेंसी से फ्लोरीन लगा हुआ है तो तू लोग बता कि ये जो बॉन्ड पेयर होगा, इन दोनों के ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड पेयर होगा वो ज्यादा क्लोज फ्लोरीन सेंटर के होगा कि ज्यादा क्लोज कार्बन सेंटर के होगा? फ्लोरीन सेंटर के ज्यादा क्लोज होगा। ध्यान दिए हम क्या बोले थे, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच कर रखेगा। तो बॉन्ड पेयर इसके केस में यहां, इसके केस में यहां, इसके केस में यहां। जानते हो बेटा, अगर कोई सेंटर में 3 बॉन्ड हो और बॉन्ड पेयर सेंटर के ज्यादा क्लोज हो तो ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करते रहेगा, क्योंकि तीनों में डिस्टेंस कम है और एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा। अभी तो ये तीनों दूर दूर हो गया है, इन तीनों में डिस्टेंस क्या हो गया है, ज्यादा ज्यादा। ये यहां ऊपर में जो अकेला लोन इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों को क्या करता है कि आप लोगों का आपस में रिपल्सन तो नहीं है, आप लोग तो दूर दूर हैं, ये ऊपर से इनमें रिपल्सन लगाकर इनको क्या कर देता है, बेंट करवा देता है। और बेंट करवा देता है तो फिर शेप उसका कैसा होने लगता है, पिरामिडल होने लगता है। बात समझे? जितना ज्यादा, गौर से सुनना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगाओगे इसमें, ये उतना ज्यादा ट्रायंगुलर प्लेनर के तरफ होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओगे ये कैसा होता जाएगा, CF3 फ्री रेडिकल जो होता है उसका शेप पिरामिडल लिखते हैं। CF3 फ्री रेडिकल का शेप कैसा लिख देते हैं, पिरामिडल, क्योंकि वो पिरामिडल ही होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हर बार चेंज मत करना, हाइब्रिडाइजेशन हर बार क्या बोलते हैं, sp2 ही बोलते हैं ये। लेकिन शेप वाला मामला समझ में आ गया क्या है कहानी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से ये धीरे धीरे पिरामिडल के तरफ शिफ्ट होते जाता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होने से शेप उसका धीरे धीरे ट्रायंगुलर प्लेनर के तरफ होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ट्रायंगुलर प्लेनर होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे होगा तो वो पिरामिडल के तरफ होता चला जाएगा। यहां तक ठीक ठाक, इसके शेप में सभी लोग ठीक ठाक हैं। चलते हैं हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, कार्बन फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी के बारे में बात करने चल रहे हैं। देखना बेटा, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। सुनो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं ये लोग अनस्टेबल हैं, तो हैं क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण ये लोग अनस्टेबल हैं। किस कारण से अनस्टेबल हैं? क्योंकि यहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अरे बेटा, अगर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो जो भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होंगे वो इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। वो इसके स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इनके। दूसरी तरफ अगर इन वैलेंसियों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा होगा। अगर हम पूछें आप ही लोगों में से किसी से कि देखो
एक जगह ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, ठीक है, और एक बार CH3 CH2 CH और यहाँ NO2 और फिर ये CH2 फ्री रेडिकल है, फिर एक बार CH3 CH ये यहाँ NO2 और ये CH2 ये CH2 फ्री रेडिकल है। इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन वाला, फिर कौन वाला, सर थर्ड वाला, और फिर उसके बाद ये तो सब जानते हैं। हाँ बेटा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो उसके बहुत नजदीक है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है लेकिन थोड़ा दूर है। तो पहले नंबर पर ये, फिर ये, ऐसा कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ठीक है। फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करता है कौन, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये भी परेशान है इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण। चलो अब आओ, अगर हम आपके सामने अलग अलग तरह का अल्काइल फ्री रेडिकल बना दें, एक बार यहां पर हम कोई 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल ले लें, ये 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल, फिर आपके सामने एक जगह यहां पर कोई 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल ले लें, फिर एक बार 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल ले लें, और फिर एक बार मिथाइल फ्री रेडिकल ले लें। आपसे पूछे कि इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, तो क्या जवाब दोगे? पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अरे बेटा, इसके ज्यादा स्टेबल होने के पीछे का कारण क्या है? इसके ज्यादा स्टेबल होने के पीछे कारण क्या है? सुनना, थोड़ा शांत हो, करो ना अपने आप को। यह ज्यादा स्टेबल है न सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बल्कि हाइपर कंजुगेशन के कारण भी। याद कर, हाइपर कंजुगेशन 3 जगह होता था, याद आया? हाइपर कंजुगेशन 3 जगह होता था। एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड हो तब यहां पर हाइपर कंजुगेशन होता था। एक हाइपर कंजुगेशन होता था जहां कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ अगले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक हाइपर कंजुगेशन होता था जहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगले कार्बन पर क्या चीज हो, फ्री रेडिकल हो। अरे बेटा, इसमें हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे? 10 इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, किस कारण से? ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज क्या चीज, एंड इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों इफेक्ट ने मिलकर इसको ज्यादा स्टेबल बनाया है, ठीक है। अरे बेटा, दूसरा चीज, फ्री रेडिकल भी तो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, क्या चीज में? रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस वाला फैक्टर अगर होने लगे, जैसे एक कार्बन हो और इससे मान लो ये 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग बनाने में अगर ज्यादा समय लगे तो C6H5 लिख दिया करना। एक बार यहाँ पर 2 ही बेंजीन रिंग है, और एक बार यहाँ पर सिर्फ 1 बेंजीन रिंग है। आप लोग से पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, तो क्या बोलोगे? पहला वाला ज्यादा स्टेबल, फिर ये। याद रखना, फ्री रेडिकल को स्टेबल करवाने वाले बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। फ्री रेडिकल को स्टेबल करवाने वाले फैक्टर्स की संख्या बहुत अधिक नहीं है, या तो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, न तो रेजोनेंस। इसके अलावा फ्री रेडिकल बारे एरोमेटिक तो कभी हो ना सकते हैं। तो यही 2-3 फैक्टर है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, जो कि फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के बारे में हमको एक बहुत खास बात बताना है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी सब लोग का ध्यान हमारी तरफ है, हम बोलना शुरू करें। कभी भी
अगर किसी भी बॉन्ड का मजबूती पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है, हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो मॉलिक्यूल के दो बॉन्डों का कंपैरिजन पूछा जाए कि इन दोनों में से मजबूत बॉन्ड कौन है, कमजोर बॉन्ड कौन है, तो बॉन्ड का मजबूती फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और जो लाइन बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, किसी भी बॉन्ड के टूटने के बाद, किसी भी बॉन्ड के टूटने के बाद बना हुआ फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है, किसी भी बॉन्ड के टूटने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है तो उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होगा, उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी बॉन्ड के टूटने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है तो बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होगा। जैसे देखो हमको कहना क्या है, जैसे यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए एक जगह ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन, एक जगह ये 2 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, एक जगह ये 1 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, और एक जगह CH3 ये मिथाइल से लगा हाइड्रोजन है। ठीक है, अरे बेटा ध्यान से देख तो सभी कार्बन हाइड्रोजन है, सभी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहला सवाल तो यही रखा गया आपसे कि क्या सभी का बॉन्ड एनर्जी सेम होगा। सेम होता तो इतना अच्छा से क्वेश्चन न पूछा जाता, सेम होता तो इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये भी समझ सकते हो, क्या चीज, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी। हमको लगता है आप लोग थोड़ा सा सोचकर इसका जवाब दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कि इन लोगों में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो थोड़ा सोच विचार कर जवाब नहीं दे सकते हो। क्या लग रहा है, पहले वाले सुन बिना बोले की, बेटा ये इनमें पहले वाले का बॉन्ड एनर्जी इन लोगों से ज्यादा होगा कि कम होगा। अच्छा सबसे ज्यादा किसका होगा जानते हो बेटा, इनका बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू होता है ना वह लगभग 91 किलो जूल पर मोल होता है, और इनके बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो 101 किलो जूल पर मोल होता है। इनका अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्टली हमको नहीं ध्यान में है, लगभग ये होता है 101 किलो जूल पर मोल होता है, और ये जो हो जाता है कितना 98 किलो जूल पर मोल होता है। 90 हाँ 98 तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, 91 किलो जूल पर मोल हुआ करता है। ठीक है, एक बात जानते हो बेटा क्या कहना हमको, फ्री रेडिकल के केस में बहुत ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल के केस में एलाइलिक फ्री रेडिकल के केस में एलाइलिक फ्री रेडिकल थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से। हम क्या लाइन बोले, फ्री रेडिकल के केस में एलाइलिक फ्री रेडिकल थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक से। अरे बेटा एलाइलिक और बेंजाइलिक समझ, बेंजीन रिंग से एक कार्बन और उसमें एक वैलेंसी, दिस इज बेंजाइलिक, ये वैलेंसी खाली हो तो बेंजाइल, और एलाइल हम लोग बोलते हैं ये यहाँ वैलेंसी खाली, ये बेंजाइल है। ये ग्रुप का नाम क्या चीज है, बहुत से लोग फेनाइल और बेंजाइल में अंतरे नहीं करते हैं। फेनाइल का मतलब बेंजीन में एक वैलेंसी खाली, अब बेंजाइल का मतलब बेंजीन के बाद एक कार्बन उसका वैलेंसी खाली। बेंजाइल फेनाइल में अंतर याद रखोगे ना, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते रहते हैं। ये बेंजाइलिक है और ये एलाइलिक है। फ्री रेडिकल का बात हो तो यहाँ पर ये कर दो और यहाँ भी ये कर दो, दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। अभी हम क्या लाइन बोले थे याद है, फ्री रेडिकल के केस में एलाइल फ्री रेडिकल थोड़ा ज्यादा, जानते हो बेटा यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना वो 86 किलो जूल पर मोल होता है, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो 88 किलो जूल पर मोल होता है।
ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दोनों का। तो अगर हमसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी में, अगर ये बॉन्ड एनर्जी देकर हम लोग से पूछा जाए कि स्टेबिलिटी में ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये CH2 फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि CH2CH ये सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या जवाब दोगे? अरे बेटा, हम जो लाइन बोले थे वो लाइन भूल गए। किसी भी बॉन्ड के तोड़ने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। ध्यान से सुन, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के कारण बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल हो तो बॉन्ड एनर्जी, अच्छा उल्टा, हम एक्सपेरिमेंट करके बॉन्ड एनर्जी पता कर लिए और जिसका बॉन्ड एनर्जी कम आया है, इसका मतलब उस बॉन्ड के टूटने के कारण बनने वाला फ्री रेडिकल भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दिए, तो एक्सपेरिमेंट करके जब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो इसका बॉन्ड एनर्जी पाया गया कितना और इसका बॉन्ड एनर्जी पाया गया कितना, 88। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी आप बताइए ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, तो क्या बताओगे? एलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल है, ये बात समझ में आ गया। दो ही लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली हमको कभी किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन ही करना पड़े तो फ्री रेडिकल के केस में बेंजाइलिक और एलाइलिक में ज्यादा स्टेबल कौन, एलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इतना बात समझ में आ गया। सुनो ना, इसी लाइन, ये लाइन याद रहा है क्या क्या बोलते आए हैं, क्या चीज, कि किसी भी बॉन्ड के टूटने के कारण बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। सुनना, एक क्वेश्चन आपके सामने रखें और वो क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है ये, एक मॉलिक्यूल है ऐसा, यहां एक हाइड्रोजन, यहां दूसरा हाइड्रोजन, यहां तीसरा हाइड्रोजन, यहां चौथा हाइड्रोजन। इसको HA कर ले, इसको HB कर देते हैं, HC HD, माने समझाने में सुविधा हो इसलिए HA HB HD HC। ये एक मॉलिक्यूल आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा और किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। इनमें से चारों का हाइड्रोजन में से किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा और किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो हम लोगों के सामने क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ये चारों हाइड्रोजन में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और किसका बॉन्ड एनर्जी कम है। अरे बेटा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में एक ही लाइन तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कभी भी किसी भी के बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करना है तो उस बॉन्ड को तोड़कर फ्री रेडिकल बनाओ। सुनो ना बेटा, अगर हम लोग इसको तोड़कर यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करवाएं या इसको तोड़कर यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करवाएं, देखो तो यह फ्री रेडिकल भी कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगले कार्बन पर फ्री रेडिकल, दिस इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज वेल एज दैट फ्री रेडिकल इज ऑल्सो कैपेबल इन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। ओके, तो ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको हम लोग HA बोला करते थे और ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है HD, ये दोनों का बॉन्ड एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके टूटने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल हो सकता है और स्टेबल हो सकता है क्या चीज के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है। ठीक है, अब बात ये कि सर वैसे तो नहीं न करना है, सबसे कमजोर कौन, उससे कम मजबूत कौन, हमको तो सीक्वेंस सजाना है। अरे बेटा, अब आप ही से पूछें, देखो तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, ये भी रेजोनेंस में पार्टी किया, ये फैक्टर तो कॉमन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ वाले फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये 3 डिग्री कार्बन का है, वो 2 डिग्री कार्बन का है। तो बेटा, तो आपको ना लग रहा है कि HA का बॉन्ड एनर्जी सबसे, तो बॉन्ड एनर्जी के मामले में HA सबसे कमजोर होगा, इससे ज्यादा होगा कौन, HD। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा या तो HB का या तो
Hc का। लेकिन Hb और Hc में अगर देखा जाए तो अगेन यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एज नहीं प्रोवाइड करवा देगा, जैसा वो है वैसा ही ये भी है। लेकिन Hb से थोड़ा नजदीक ज्यादा मजबूत इंडक्टिव इफेक्ट है, जबकि Hc के नजदीक वैसा मजबूत इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी में अगला सीक्वेंस किसका हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी में अगला सीक्वेंस किसका हो जाएगा? Hc तो मजबूत हो जाएगा ना बेटा, Hb में हो जाएगा। और सबसे मजबूत बॉन्ड किसका हो जाएगा? Hc का। ये कहानी समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन अगर और भी बॉन्ड एनर्जी पर पूछा जाए तो जवाब कर सकते हैं हम लोग। बॉन्ड एनर्जी का मतलब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, एसिडिक का मतलब कार्बेनायन का स्टेबिलिटी। अगर एसिडिक हाइड्रोजन कौन है ये पूछे तो एनायन बनाकर तब स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे, और बॉन्ड एनर्जी अगर पूछे तो फ्री रेडिकल बनाकर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। इतना कहानी समझ में आ गया है सभी लोगों को? सर एचडी में